नमस्ते मित्रों। आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ने का काम किया था उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और प्रथम ईयर्स के जो पुराने पेपर हैं, यानी 24 के पेपर को हम लोगों ने पढ़ा था, 23 को पेपर को हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का 2022 का पेपर सत्र हिंदी 2022 सत्र हिंदी 2022 के पेपर का ये समाधान पढ़ा जाएगा। नहीं, 2022 के पेपर में आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में और प्रथम ईयर में किन किन चीजों को उसने दे रखने का काम किया हुआ था। तो उसमें प्रश्न था, आप 2022 के पेपर को आप पढ़ रहे हो और उसमें दिए रखा था, उसने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये दिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने पिछले दिन ही चर्चा कर देने का काम किया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो 2022 का जो हिंदी का पेपर था उसने वस्तुनिष्ठ में पूछा था, प्रश्न नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 1 पूछा था, अंतस्थ, ये पूछा था उसने अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजन की अंतस्थ व्यंजन की संख्या। तो दो है हिंदी का जो प्रथम सेमेस्टर है और प्रथम ईयर था 2022 में। तो 2022 में एक प्रश्न पूछा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, उसने क्या रखा था कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हो कि जो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन 4 प्रकार के हैं। अब उसने कहने का काम किया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या, यानी अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो उसने ऑप्शन आपको दे रखा था ए, बी, सी और डी, 4 उसने ऑप्शन दे रखा था। उसने लिखा था 2 और दिया था 3 और दे रखा था उसने 4 और अगला दिया था 6। और पूछ रखा था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य सी बात आप जानते हो कि जो अंतस्थ व्यंजन है यानी वे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा अंदर को खींची जाए, यानी जिसको कहने में उष्मा अंदर को लेने का काम किया, श्वास को अंदर को खींचने का काम किया जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होने का काम करते। तो यही प्रश्न 2022 के हिंदी के पहले ही पेपर में पूछने का काम किया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपने जाना 4। अब देखिए 6 नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। पहले बात, व्यंजनों में 6 कुछ भी नहीं होता है। अगर स्पर्शी व्यंजन को देखने का काम करेंगे तो 25 होते हैं। ये कहता है कि 3 भी नहीं होता है। और यहां कहने का 2 अनुस्वार और विसर्ग होता है। तो हालांकि उसने पूछा था कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा को अंदर को खींचा जाए, ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहने का काम करते हैं, जिनका नाम है य, र, ल और व। ये क्या होते हैं कि 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। और प्रश्न नंबर 2 में इसने देने का काम किया था। प्रश्न नंबर 2 था स्पर्श व्यंजनों की संख्या।
स्पर्श व्यंजनों की संख्या। उसने पूछा था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अभी भी हमने आपको गिनाया, सभी व्यंजन को मैंने आपको गिना दिया है अभी कि व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ये स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो 2022 के हिंदी के पेपर में उसने पूछ दिया था आपसे पूछ दिया था ये बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, और उसने ऑप्शन में दे दिया था ए, बी, सी और डी, और उसने कह दिया था 24 दे रखा था, 25 दे रखा था और 33 दे रखा था, और दिया था उसने 51 दे रखा था। अब उसने ये पूछने का काम किया हुआ आपसे कि जो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, उन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अभी इसके पहले मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया, उसी प्रश्न में दिया था व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं और संयुक्त होते हैं। तो जिसमें आपने जाना, उसने पूछ रखा था प्रश्न नंबर 1 में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसको आपने जाना य, र, ल, व होते हैं। अब मैंने उसी में बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर क से म तक, यानी उसके कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5, यानी यहां से यहां तक, यानी क से लेके म तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहने का काम किया जाता है। तो इसका मतलब देखिए, देखो इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो वर्गीय व्यंजन का ये मतलब होता है कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 लाइन में 25 अक्षर होंगे, इसलिए कहता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। या अगर ये पूछ दे आपसे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होने का काम करते हैं। देखिए 24 होता ही नहीं है और 51 भी नहीं होता। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि वर्णों की संख्या स्वर व्यंजन को संख्या मिला करके 50 कर ले, कि ऐसा होता नहीं, जबकि होता है कि संख्या 52 होती है। ये कहता है ये भी नहीं। अच्छा 33 व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन उसने क्या रखा है कि स्पर्श व्यंजन, जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, उन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य से आपने जाना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये 2022 के पेपर में आपसे पूछा था ये प्रश्न। हो सकता है प्रश्न को घुमा देने का काम करे कि 25 जो व्यंजन होते हैं उन्हें किस नाम से जानने का काम किया जाता है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसा भी प्रश्न कर सकता है, पेपर सेटर के ऊपर करता है। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? लिखा है निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। देखिए एक प्रश्न पूछा था उसने 2022 के पेपर में। देखिए जो पूछता है, ये जो महाप्राण की बात कहता है ना, तो जो वर्ड होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, ये 2 में होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो उसने पूछ रखा है कि महाप्राण नहीं है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा वर्ड, ये अक्षर है इसमें जो अल्प प्राण है। यानी इसके वो कहने का काम किया है कि जब महाप्राण नहीं है, जब महाप्राण नहीं, तो निश्चित रूप से किसको पूछ रहा हूं? अल्प प्राण को पूछने का काम करता है। उसने ऑप्शन भी आपको दे रखा था ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन दिया था। उसने कहा था ख, और फिर दिया था वह प, फिर उसने दिया था प, और कहता है फिर, और उसने कह रखा था ह, और दे रखा था फ। और इसमें से पूछा क्या था, प्रश्न को समझिए। इसमें उसने यही कहने का काम किया था कि निम्न में से, यानी इनमें से
कौन महाप्राण नहीं है, यानी महाप्राण नहीं का मतलब ये पूछना चाहता है कि वह कौन सा ऐसा इसमें व्यंजन है जो अल्प प्राण है। देखो प्रश्न को पहले पूरी तरह से सही से रूप से पढ़ना। उसने कहा महाप्राण और क्या है वह नहीं है, तो ऐसा वर्ड खोजिए, ऐसा व्यंजन खोजिए जो महाप्राण नहीं हो। जब महाप्राण नहीं होगा तो द्वितीय प्राण होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो उसने कह दिया कि ऐसा व्यंजन खोजिए जो महाप्राण नहीं हो, तो महाप्राण का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या पूछना चाहता हूं आपसे, अल्प प्राण पूछना चाहता है। ये पूछना चाहता है, ये आपसे अल्प प्राण पूछना चाहता है। तो अल्प प्राण का मतलब है कहता आप इसमें खोजिए कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। उसने बात कहने का काम किया होगा। देखे वो ये बताता है कि जो ये अल्प प्राण पहला अक्षर, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब के सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है। तो ऐसे व्यंजन जो वर्ग का दूसरा अक्षर होता हो, चौथा अक्षर होता है, इस सब महाप्राण में आते हैं। और जो पहला वर्ण होता है, तीसरा होता है और पांचवा आता है, ये अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है, अल्प प्राण को पूछने का काम पड़ता है, वह कौन सा ऐसा व्यंजन है जो इसमें अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण का मतलब ये कहता है, देखिए अगर ख को आप करेंगे तो क और ख ये भी दूसरा हो जाएगा। इसको करेंगे अगर आप के, इसको यदि आप करते हैं प को, तो ये हो जाएगा, ये अल्प प्राण होगा, ये पहला ही है, ये पहला ही है। और यहां कहता है ह है और फ भी क्या होगा, दूसरा ही देने का काम किया हुआ है। और यहां क्या दिया है, ये देखो, ये आपके पेपर में ठ दिया था, ये आपके पेपर में उसने ठ देने का काम किया था। तो ठ ये भी क्या होगा कि दूसरा होगा। अब रह गई बात, देखिए इस हिसाब से आपके पेपर, देखो पेपर में कहीं के मिसप्रिंट किया है, पेपर में दिया है जबकि अल्प प्राणी है, जो प फ ब भ म होता है, तो कहता ये तो होते ही हैं। इसके बाद कहता कि स स और ह, ये सब के सब क्या होते हैं, इनकी संख्या ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। ये जो होता है, ये प जो है यहाँ पे क्या है, अल्प प्राण होने का काम करेगा। तो अल्प प्राण का मतलब आपने जाना कि जो पहला अक्षर हो, और महाप्राण का मतलब होता है दूसरा अक्षर। अब कहता प्रश्न नंबर, अब कहता है प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में कह रखा है किस शब्द का विलोम, किस शब्द का विलोम, किस शब्द का विलोम। तो उसने दे रखा था ए बी सी और डी। ए में दिया था दृढ़ दिया था, बी में दिया था कठोर, कठोर दिया था, और सी में दिया था स्थूल, सी में दिया था स्थूल, और डी में दिया था मजबूत, मजबूत। अब ये कहता है, देखो पेपर क्या मिस किया है, जब आप पूछ रहे हो किस का विलोम, तो किस का विलोम पूछ रहे हो, यहां पे किस नाम की कोई चीज नहीं आप देखने का काम किए हो। तो ये कहता है, देखो दृढ़ का जो विलोम होता है, तो दृढ़ का विलोम होगा चंचल, चंचल होता है। और यहां का था स्थूल का जो होता है सूक्ष्म होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है। मजबूत का जो होता है, ये मजबूत का कमजोर होगा, मजबूत का कमजोर होगा। और जो कठोर है इसका क्या होगा, कोमल होगा, कोमल होगा। लेकिन बात अभी भी है, ये कृष वाली बात अभी भी रुकी, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। तो सामान्य सी बात है, कृष का विलोम होता है हृष्ट पुष्ट। ये जो कृष दिया है, इसका विलोम होता है क्या दिया है, इसका जो विलोम होता है हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट होता है। कृष का जो विलोम होता है हृष्ट। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कृष काय शरीर,
तो इसका मतलब कि क्षीण शरीर, ये इसका उत्तर था। प्रश्न नंबर 5 में दिया था उसने, प्रश्न नंबर 5 दिया था, 5 में दे रखा था ये, इनमें से कौन भाषाई कौशल नहीं है? इनमें से कौन भाषाई कौशल नहीं है? उसने कहा देखिए कुछ कौशल को पूछेगा वो, और पूछ रहा कि इनमें से कौन भाषा का कौशल नहीं है, तो ऑप्शन दिया था ए, ऑप्शन दिया था बी, सी और डी। तो भाषाई कौशल में से देखने का काम क्या होता? लेखन, लेखन है। दूसरा दिया है गद्य, गद्य दिया है। तीसरा दिया है पठन, और चौथा उसने दे रखने का काम क्या था? वाचन। चौथा वाचन। अब ये पूछता है कि इनमें से कौन भाषाई कौशल है, इसमें से कौन ऐसा है जो भाषा का कौशल है? देखिए कौशल होते हैं 4 प्रकार के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको शार्ट नाम लोग कहते हैं कि सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना भी है कौशल, भाषा का कौशल 4 होता है, सुनना भी होता है, बोलना भी होता है, पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें नहीं है? तो सुनना कहता है कि पठन, लेखन, लेखन है ये होता है, ये पठन है ये, वाचन है ये है, लेकिन एक कौशल नहीं दिया है, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। गद्य कौशल नहीं होता है क्योंकि श्रवण कौशल होता है, ये श्रवण कौशल होने का काम, जबकि श्रवण कौशल यहाँ पे देने का काम लेखन कौशल होता है, पठन कौशल होता है, वाचन कौशल होता है और श्रवण कौशल होता है। तो इसमें क्या है कि श्रवण कौशल नहीं दिया है, इसका नाम दे दिया कि गद्य। तो गद्य नाम का कोई कौशल होता ही नहीं है। हिंदी में होते हैं 2 चीजें, गद्य और पद, लेकिन कौशल ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 5। यानी 2022 के पेपर में इन सब प्रश्नों को आपसे पूछने का वह काम कर रखा था। अब हम चलते हैं, ये रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आएगा आपका, अब प्रश्न आपका है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए आपका जो ये पेपर है 2022 का हिंदी का पेपर है, पहले सेमेस्टर का 2022 का मैं हिंदी का पेपर आपको समाधान करा रहा हूं, उसका व्याख्या आपको दे रहा हूं। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में वह प्रश्न नंबर 6 दिया था, 6ठे में दिया था उसने कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए उसने पूछा था, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा था कि ह्रस्व जो स्वर होते हैं हम किसे कहते हैं? तो आप जानो कि जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। अब देखिए ह्रस्व को एक नाम से और भी संबोधित करता हुआ उसको ये कहता है कि मूल स्वर, यानी इसके पहले पेपर में जो उसने पूछा था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, लेकिन 2022 में आपसे पूछ दिया कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं। तो आपने जाना कि जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और संयुक्त होते हैं। अब उस कहता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहने का काम किया जाता है? तो वे स्वर जिनका, कहता है वे स्वर जिनको या जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो, कहता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर भी उसको कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर का मतलब ये कहने का काम करता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगने का काम करता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता है
इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए ये उत्तर था उसका। अब कहता है कि किसे कहते, तो उसका नाम आप दे देना। जैसे उदाहरण में भी अगर देना चाहो तो दे देना। तो जितने छोटी वाले ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये देखिए कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या दूसरा नाम अगर पूछे तो मूल स्वर, यानी वर्ण, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर किसे कहते हैं? अ को, ई को, छोटा ऊ को और री को कहते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर और मूल स्वर के नाम से जानने का काम किया जाता। तो ये रहा आपका, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वे स्वर जिनको कहने में कम समय लगने का काम करता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहने का काम किया जाता है। ये प्रश्न दिया था आपका अति लघुत्तरी प्रश्न में 2022 के पेपर में उसने देने का काम किया था। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ। उसने पूछा था सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ। देखिए 2 शब्दों को पूछा था, प्रश्न था 1 नंबर का। उसने पूछ दिया था कि जो सुधा शब्द है और जो पंकज शब्द है इनका अर्थ क्या होता है। तो आप लिख लेना, सुधा का जो अर्थ होता है अमृत होता है, पीयूष होता है। ये तो हो गया सुधा का। अब कहता है पंकज का अर्थ क्या होता है, तो कहता है कमल का फूल होता है, कमल का फूल। यानी कहता है जो पंकज का अर्थ है कमल का फूल। देखो पंख मीन्स कहा जाता है कि पंख मीन्स होता है कीचड़ और ज मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला। तो जो कीचड़ में उत्पन्न होने का काम करता है उसे पंकज के तमाम ऐसे पुष्प आपको मिल जाएंगे। हालांकि वहां से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपके पेपर में जो पूछ रखने का काम किया हुआ है कि सुधा और पंकज का शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का मतलब होता है अमृत, और भी सुधा का मतलब होता है पीयूष, और पंकज का मतलब होता है कमल। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 7। यानी 2022 में ये अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 पूछा था, सुधा और पंकज का अर्थ पूछा था उसने। अब आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कारक किसे कहते हैं। उसने क्या रखा था, कारक किसे कहते हैं। वह कहता है कि कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह। देखो उसने 2 प्रश्न किया और प्रश्न 1 नंबर का है, कहता है कि कर्ता ये कारक किसे कहते हैं और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, देखो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध कराने का काम करता हो, कहता है वह ये है संज्ञा या सर्वनाम। कहता संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के संबंध को दर्शाता हो, वाक्य के संबंध को दर्शाता हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। और दूसरी बात उसने कह रखा है कि कर्ता कारक का, तो कहता है कर्ता का जो चिन्ह होता है कर्ता ने, यानी कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह ने। उसने कहा संज्ञा या सर्वनाम ऐसे शब्दों का जहां संबंध स्थापित कराने का काम करता हो उसे ही कारक कहते हैं। यानी संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, इन दोनों शब्दों के बीच के जो भी संबंध को दर्शाने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसने एक प्रश्न और दे दिया था कि कर्ता कारक का चिन्ह,
तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है, यानी कर्ता ने होता है, और सब मिला के कारक के भी प्रकार होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपसे पूछा था कर्ता कारक का चिन्ह, तो कर्ता ने होता है। क्रिया, ये संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को दर्शाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न 2022 में अति लघु उत्तरी प्रश्नों में आपसे दे रखा था, प्रश्न नंबर 8 था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है अभिव्यक्ति के साधनों का नाम। अभिव्यक्ति के साधनों का नाम कहता है। देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है नाम लिखिए, नाम लिखिए। देखिए, उसने कह रखा है 2022 में हिंदी का जो पेपर था पहला सेमेस्टर पहले वर्ष वालों का, उसमें उसने पूछा था कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम, यानी अभिव्यक्ति के जो साधन है वो कौन कौन से हैं। तो यहां कहता अभिव्यक्ति के 2 साधन होते हैं। इसका उत्तर आपको होगा कि 2 साधन है या 2 प्रकार है। 2 साधन या 2 प्रकार है। उनका नाम है, देखिए, कुछ को बोलकर अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति करना, बोलकर, और दूसरा, पहला बोलकर और दूसरा है लिखकर, अभिव्यक्ति करना। उसने कहा कि जो हम अभिव्यक्ति देते हैं, जो मेरी प्रस्तुति होती है, वो मात्र 2 प्रकार की होती है। या तो हम अपनी बात को लिख करके किसी को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, या तो मौखिक या बोल करके। उसने कहा कि अभिव्यक्ति के जो साधन है वह 2 है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। यानी अपनी बात को प्रस्तुत करने के 2 तरीके हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। कुछ बात जब हम किसी अपने भाव और विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करने का काम करते हैं उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जब हम अपने भाव और विचारों को बोल करके यानी मौखिक अभिव्यक्ति देने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यही प्रश्न उसने पूछा था 2022 के प्रश्न नंबर 9 में। अब प्रश्न नंबर 10 में दिया था, प्रश्न नंबर 10 दिया था विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट करें। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट करें। देखो, उसने कह रखा था 2022 में दिया था प्रश्न नंबर 10 में कि जो विराम चिन्ह होते हैं उनका क्या आशय अर्थात उसका क्या अर्थ है। तो विराम का जो अर्थ होता है, उत्तर आपका होगा विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। यही ना कहता है। देखिए, विराम का अर्थ होता है या विराम का जो आशय है रुकना या ठहरना कहते हैं। यानी उसके कहने, अच्छा, इससे क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। इससे शब्दों की अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। इससे शब्द, अर्थ, वाक्यांश इत्यादि का स्पष्टीकरण होने का काम करता है। विराम एक ऐसा चिन्ह होता है कि जिसके कारण हमें किस शब्द को बोल के कितना रुकना है, ये पूर्ण विराम है क्या, अर्ध विराम है, विस्मय बोधन लागव क्या है, कितना समय तक हमें किस विराम पर रुकने का काम करना है, ये सब सारी चीजों को विराम चिन्ह दर्शाने का काम करता है। तो विराम का आशय होता है रुकना या ठहरना, रुका जाए या ठहरा जाए, लेकिन उससे अपने अर्थों की, ये शब्दों के अर्थों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का काम किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। यानी विराम का अर्थ होता है रुकना, किस शब्द पे कितना रुकना है, ये विराम चिन्ह का अर्थ होता है। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपका। और दिया था प्रश्न नंबर 11 में दिया था मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है।
ये दिया था मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। उसने कहा कि जो मॉन्टेसरी विधि है, इस मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। कहता है इस मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है लेखन कराने, लिखिए, लेखन कराने के लिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो 2022 के हिंदी के पेपर में उसने पूछा था कि मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग कब किया जाता है। तो जो मॉन्टेसरी विधि है, इस मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग ये लेखन विधि में करने का काम किया जाता है। देखो मॉन्टेसरी नाम लेने मात्र से ही आपको ये लगेगा ना कि जैसे पहले लोग कहते कि मॉन्टेसरी स्कूल, तो जो मॉन्टेसरी थी, उस मॉन्टेसरी की जो शिक्षण विधि है, उस मॉन्टेसरी स्कूल में यानी सीबीएसई बोर्ड जो है, उन सीबीएसई बोर्डों में मॉन्टेसरी विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसने कहा कि मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग कब किया जाता है, लेखन में करने का काम किया जाता है, यानी बच्चों को जब लिखने का कार्य सिखाया जाता है उस समय मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करने का काम किया जाता है। और यह जो प्रयोग होता है 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में, 3 से 6 वर्ष के बीच आने वाले बालकों को ऊपर ज्यादा उपयोगी और सिद्ध होने का काम करता है। यानी उसने ये कहने का काम किया कि जो मॉन्टेसरी विधि है, इस मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन शिक्षण में करने का काम किया जाता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 3 से लेकर 6 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं, इन बच्चों को लेखन सिखाने के लिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करने का काम किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले, देखो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें सबसे पहले रेखाओं को खींचना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर पे बच्चे होंगे, बालक छोटे छोटे होंगे, तो पेन को ऐसे पकड़ लेते हैं और खूब घुमाना शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि बच्चों को लेखन सिखाना चाहिए मॉन्टेसरी विधि के अंदर, क्योंकि जब बच्चे लेखन सीखना शुरू करने का काम करते हैं तो रेखाओं को खींचते खींचते क्या होता है, उनकी जो हाथ की मांसपेशियां होती, जो उंगलियों की मांसपेशियां होती हैं, ये दृढ़ और मजबूत होती हैं। इसलिए धीरे धीरे उनको अक्षरों को या अक्षर के रूप के आकार को बनाने का काम, सिखाने का कार्य किया जाता है। ये प्रयोग होता है मॉन्टेसरी विधि का। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग होता है लेखन शिक्षण में, यानी छोटे बच्चों को जब लिखना सिखाया जाता है, ऐसे समय में मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करने का काम किया जाता है। अब आपका रहा ये अति लघु तो समाप्त हुआ और आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। मैंने बताया था कि आपके जो पेपर होंगे 3 तरह के होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। तो आपने 11 प्रश्नों का हल किया। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में कहता है कि उसने प्रश्न पूछा था कि सिरोरेखा किसे कहते हैं, सिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए 2022 का जो हिंदी का पेपर था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का और प्रथम वर्ष का, उस 2022 के पेपर में लघु उत्तरी प्रश्नों में एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न 2 नंबर का था। प्रश्न 2 नंबर का ये था, उसने पूछ रखा था कि सिरोरेखा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 नंबर का, और कहता उदाहरण देते हुए समझाइए।
तो देखो शिरोरेखा मतलब ये कहता है कि हिंदी वर्णमाला में या देवनागरी लिपि में जब हम वर्णों को लिखने का काम करते हैं और वर्णों को लिख करके, अक्षरों को लिख करके, शब्दों को लिख करके उनके ऊपर जब रेखा को खींचने का काम किया जाता है, यानी अक्षर के सिरे को जब भरने का काम किया जाता है, उसे देखो वर्णों के सर के ऊपर खींची गई रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, तो देवनागरी लिपि में वर्णों के सर के ऊपर खींचे जाने वाली उस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ की स्पष्टि होती है, शब्द की स्पष्टि होती है और वाक्यों का स्पष्टीकरण होने का काम करता है। तो ये कहता है, इसको कहते हैं शिरोरेखा। यहां पर लिख लो, वह कहता है कि वर्णों या शब्दों के सिर के ऊपर खींची गई रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। कहता है शिरोरेखा कहते हैं। उसने कहा कि वर्णों या शब्दों के सर के ऊपर खींची गई हर रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। यानी वर्णों के देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ये तो प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब कहता उदाहरण उसका बताइए। जैसे हमने लिख दिया उदाहरण में ये होगा, लिख दे हम कि भारत मेरा देश है। ये मैंने लिख दिया क्यों, लेकिन अभी इस पे सीधे इसके ऊपर जब हम रेखा भरेंगे तो ये शिरोरेखा, ये इसका उदाहरण है। देखो मेरा देश है, यानी इन देवनागरी लिपि के वर्णों के ऊपर खींचे जाने वाली उस रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। जिससे क्या होता है, शब्द स्पष्ट होते हैं, अर्थ स्पष्ट होते हैं, ये सारी चीजें होने का काम करती है। इसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहने का काम किया जाता है। ये रहा आपका लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा था, प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 13 में दिया था, ये प्रश्न नंबर 13 था, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कहता है कि जो लेखन शिक्षण है, उस लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि लेखन शिक्षण क्यों कराने का काम किया जाता है। तो इसमें ये होता है, देखो लेखन शिक्षण का मतलब होता है कि अपने भाव, अपने विचारों को, मन में उठने वाले भाव और विचार को जब हम लिख करके प्रस्तुत करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेखन शिक्षण कहते हैं। और वह लेखन शिक्षण क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। लेखन इस प्रकार का होना चाहिए कि जो पाठक होता है उस पाठक को अनायास उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे या उसको अपने तरफ आकर्षित करने का काम करे। इसी क्या कहते हैं, लेखन शिक्षण का महत्व है। तो लेखन शिक्षण का मतलब है जब कोई व्यक्ति या कोई बालक अपने भावों, अपने विचारों इत्यादि को लिखने का काम करता है, जिससे क्या कहते हैं, लेखन शिक्षण कहते हैं। और उसने कहने का काम किया तो उस लेखन शिक्षण के द्वारा अपने भाव और विचार को स्पष्टीकरण करने का काम करता है। इसे कहते हैं लेखन शिक्षण। इससे क्या होता है, बच्चों के मानसिकता का विकास होने का काम करता है। प्रश्न नंबर रहा 13। और प्रश्न नंबर 14 में कहता है, श्रुतलेख का अर्थ। श्रुतलेख का अर्थ, श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व, उसने कहा देखो श्रुतलेख का मतलब होता है सुनना। श्रुतलेख का मतलब होता है श्रुतलेख, सुनना। और इसने कहने का काम किया है कि सुनी हुई चीज को, यानी सुने हुए को लिखना, ये श्रुत। देखो उसमें 2-3 प्रकार की, देखो एक अनुलेख होता है, एक प्रतिलेख होता है, एक सुलेख होता है। और आप लोग जब बचपना में रहे होंगे सुने होंगे, आलेख सुलेख का नाम आता था, है ना, आलेख और सुलेख। लेकिन एक अनुलेख भी देने का काम, वकर रखने का काम किया हुआ है। तो श्रुतलेख का अर्थ ये कहता है कि सुने हुए को लिखना,
या सुनकर लिखना। जब हम किसी सुनी हुई चीज को या सुन करके जब लिखने का काम करते, इसे हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं, है ना। ये श्रुतलेख कहते हैं, यानी सुन करके लिखने की प्रक्रिया को हम श्रुतलेख कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शब्दों को सुंदर लिखने का काम किया जाता है। ये रहा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 में पूछा था वह, प्रश्न नंबर 15 पूछ रखा था उसने, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म व्यंजन किसे, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए। देखिए ये कहता है 15 में उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा ज्यादा बाहर को आने का काम करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। कहता ऐसे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा बाहर को आने का काम करती हो, उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। उष्मा बाहर को निकले उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। कहता है इनकी संख्या 4 होती है। अब उसने कहा उनके नाम लिखिए, तो उदाहरण लिख लीजिए आप। उदाहरण में जैसे कहता है, उदाहरण में कहने का काम करता है वह उस व्यंजन में स, श और ह। कहता है इन व्यंजनों को कहने में जो उष्मा है ज्यादा बाहर को आने का काम करती है, इसलिए क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहने का काम किया जाता है। ये रहा आपका उष्म व्यंजन। 15वें प्रश्न में ये दे रखा था। ये 16 में देखो इसने कह रखा था, ये प्रश्न नंबर 16 पूछा था, देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करिए। उसने कहा ना कि जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, तो उसमें आप 3-4 पॉइंट बना लीजिएगा। कहता है यह एक वैज्ञानिक लिपि है। दूसरी बात कहता है इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा है। और कहता है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर या वर्ड, एक ही वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसने कहा कि ये जो देवनागरी लिपि की विशेषता ये है ना, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है। और देवनागरी लिपि की विशेषता है इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। और कहता है यह इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ड होने का काम करता। ये रहा देवनागरी लिपि की विशेषता। तो ये प्रश्न नंबर 16 था कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17, तो 17 में इसमें दे रखा था विलोम तुकांत। विलोम तुकांत एवं समानार्थी विलोम तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का आशय और उदाहरण। आशय एवं उदाहरण कहता है कि जो ये कहता है कि विलोम तुकांत और समानार्थी, इसका क्या आशय है? तो विलोम का मतलब कहता है, देखो आशय पहले पूछता है, तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। तुकांत का मतलब कहता है कि वह शब्द क्या होता है, तो उसकी जो अंतिम वर्ण होते हैं ऊपर और नीचे के दोनों समान रूप से मिलने चाहिए, ये तुकांत होते हैं। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है। जैसे विलोम का मतलब ये कहता है कि जैसे लिख दिया राजा,
है ना, या लिख दे वह दिन, तो इसका विलोम कर देगा ये रात, यानी विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम कहते हैं। अब कहता तुकान, तुकान में कह दे राजन, राजन, इसका तुकांत होगा साजन। अब समानार्थी में कह दे समान अर्थ देने वाले को, जैसे कह दे अश्व, ये कह दे अश्व कह दे, या ये कह दे ऐसे तमाम प्रकार की चीज आपको मिलने का काम करेगा। या वो कह दे कि पंकज कह दे, मान लीजिए वह पंकज, इसका सरोज कर देना है आप। यानी समानार्थी में क्या पूछेगा वह आपसे, हमेशा पूछेगा वह पर्यायवाची शब्द को पूछे। देखो समानार्थी में पर्यायवाची होता है, तुकांत में क्या होता है कि तुक जो अंतिम होता है वो उसका मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। और विलोम का अर्थ होता है कि विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम, विलोम शब्द कहते हैं। अब एक शब्द उसने और दिया था प्रश्न नंबर 18 में, 18 में दिया था अनुस्वार एवं अनुनासिक, अनुस्वार एवं अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर, अनुनासिक ध्वनियों में अंतर, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर कहता है उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। तो इसमें ये पूछना चाहता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुस्वार वे होते हैं, अनुस्वार वे होते हैं जो, अनुस्वार वे होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, अनुस्वार वे होते हैं जो स्वर के बाद, जो स्वर के बाद आते हैं। देखो कहता अनुस्वार वे होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद। अच्छा इसमें इसका उदाहरण समझ लीजिए आप, यहां समझिए। और जो अनुनासिक होते हैं, और अनुनासिक होते हैं वे स्वर जिनका अधिक नाक से, तो अनुनासिक, अनुनासिक इसमें क्या होता है नाक और मुंह दोनों से जिस ध्वनि का उच्चारण हो, जिस ध्वनि का उच्चारण हो उसे अनुनासिक कहते हैं, उसे अनुनासिक, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यहां आप जैसे अगर पूछ रहे हैं ना उदाहरण, तो जैसे आप ऐसे करके और ऐसे करने के बाद में आप कर देना, पहले अनुस्वार को करना, पहले अनुस्वार और फिर अनुनासिक को करना। तो अनुस्वार का मतलब ये होता है केवल बिंदी, ये अनुस्वार होता है और इस पे चंद्र बिंदी अनुनासिक होता है। यानी किसी अक्षर पे यदि केवल बिंदी लगा दिया जाए तो वह हो जाएगा अनुस्वार, और उसके ऊपर यदि चंद्र बिंदी लगा दिया जाए उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे कह दे चंदा, तो ये देखिए क्या है, ये अनुस्वार है। अब अगर इसको अनुनासिक लिखेंगे तो हम लिखेंगे चांद। ये होता है अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर। तो ये आपका है 2022 का पेपर, यानी हिंदी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष का 2022 का आपका ये पेपर था। और इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन कभी कभी होते हैं कि दिमाग में प्रश्न नहीं आ पाते हैं, तो ना के बराबर मिस्टेक ना के बराबर हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई चीज होगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। और एक काम
आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करें, सर ये चीज समझ में नहीं आया, यहाँ इसका मिस्टेक है, तो उसको पुनः समझाने का प्रयास आपको किया जाएगा। और ये वीडियो अपने मित्रों तक, और आपके पास जितना भी समय हो उस समय में इसको देख लेंगे, 4-6 पेपरों को केवल देख लेंगे तो आपका बीटीसी का समस्या पूरी तरह से समाधान हो जाने का काम करेंगे। अगला पेपर 2021 का लेके पुनः उपस्थित होने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।